डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आइए देखते हैं क्या नया है आज के कार्यक्रम में। ताड़ के पुराने बागों को दोबारा चालू करने के लिए मिलेगी सहायता। 250 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से विशेष सहायता देगी सरकार। गन्ना किसानों को बड़ी राहत। गन्ना बकाये का समय पर भुगतान और चीनी के एक्सपोर्ट में तेजी लाने के लिए सरकार उठा रही है कदम। राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का स्थापना दिवस समारोह। केंद्रीय मंत्री तोमर मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सोच होनी चाहिए इतिहास से सीखकर वर्तमान को सुधारने की, एक नया भविष्य बनाने की। इसीलिए जब मैं भारत जोड़ो आंदोलन की बात करता हूं तो उसका भाव केवल भौगोलिक या वैचारिक जुड़ाव तक सीमित नहीं है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में उन्होंने और क्या कहा। साथियों, हमारे लिए इतिहास और आस्था का मूल भाव है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे यहां जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्रे सोमनाथम, सौराष्ट्र सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे चारों धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। दुनिया को सदियों से आश्चर्य होता रहा कि इतनी विविधताओं से भरा भारत एक कैसे हैं, हम एकजुट कैसे हैं। लेकिन जब आप पूरब में हजारों किलोमीटर चलकर पूरब से पश्चिम सोमनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को देखते हैं, या दक्षिण भारत के हजारों हजार भक्तों को काशी की मिट्टी को मस्तक पर लगाते देखते हैं, तो आपको यह एहसास हो जाता है कि भारत की ताकत क्या है। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे हैं, वेशभूषा भी अलग, खान पान की आदतें भी अलग, लेकिन हमें एहसास होता है हम एक हैं। हमारी इस आध्यात्मिकता ने सदियों से भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में, आपसी संवाद स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है और हम सभी का दायित्व है इसे निरंतर मजबूत करते रहना।
खाद्य तेलों का घरेलू उत्पादन बढ़ाकर दूसरे देशों पर इसकी निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 11,040 करोड़ रुपए वाले नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम को लागू करने की मंजूरी दे दी है। ताड़ के पुराने बागों को दोबारा चालू करने के लिए सरकार ने 250 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से विशेष सहायता देने की बात कही है, यानी कि हर एक पौधा रोपने पर किसानों को 250 रुपए दिए जाएंगे। आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ताड़ के तेल के लिए एक नए मिशन की शुरुआत को मंजूरी दी गई है, जिसका नाम राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन है। ये केंद्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना है और इसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया, खाद्य तेलों की निर्भरता बड़े पैमाने पर आयात पर टिकी है, इसलिए ये जरूरी है कि देश में ही खाद्य तेलों के उत्पादन में तेजी लाई जाए। इसके लिए पाम ऑयल का रकबा पैदावार बढ़ाना बहुत अहम है। इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपए का वहन करेगी। इसमें 2,196 करोड़ रुपए राज्यों को वहन करना है। इसमें आय से अधिक खर्च होने की स्थिति में इस घाटे की भरपाई करने की भी व्यवस्था शामिल की गई है। इस योजना के तहत प्रस्ताव किया गया है कि वर्ष 2025 और 26 तक पाम ऑयल का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर बढ़ा दिया जाए और इस तरह आखिरकार 10 लाख हेक्टेयर रकबे का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। आशा की जाती है कि कच्चे पाम ऑयल की पैदावार 2025 और 26 तक 11.20 लाख टन और 2029 और 30 तक 28 लाख टन तक पहुंच जाएगी। इस योजना से पाम ऑयल के किसानों को बहुत लाभ होगा। पूंजी निवेश में बढ़ोतरी होगी, रोजगार पैदा होंगे, आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों की आय भी बढ़ सकेगी। बीते कुछ सालों पर नजर डालें तो वर्ष 1991 और 92 से भारत सरकार ने तिलहन और पाम ऑयल की पैदावार बढ़ाने के अनेक प्रयास किए थे। वर्ष 2014 और 15 में 275 लाख टन तिलहन का उत्पादन हुआ था, जो वर्ष 2020 और 21 में बढ़कर 365.65 लाख टन हो गया है। पाम ऑयल की पैदावार की क्षमता को मद्देनजर रखते हुए वर्ष 2020 में भारतीय तेल ताड़ अनुसंधान संस्थान ने पाम ऑयल की खेती के लिए एक विश्लेषण किया था। उसने लगभग 28 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती के बारे में अपने विचार व्यक्त किए थे। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित तौर तरीकों को अपनाने वाले राज्यों की योजना में उल्लेखित व्यवहार्यता अंतराल भुगतान का लाभ मिलेगा। योजना का दूसरा प्रमुख पहलू ये भी है कि विभिन्न तरह की भूमिकाओं और गतिविधियों में तेजी लाई जाए। ताड़ की खेती के लिए सहायता में भारी बढ़ोतरी की गई है। पहले प्रति हेक्टेयर 12,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। पुराने बागों को दोबारा चालू करने के लिए 250 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है, यानी एक पौधा रोपने पर 250 रुपए मिलेंगे। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता का भी प्रावधान है, जिसके तहत पहाड़ों पर सीढ़ीदार अर्धचंद्राकार में खेती, बायोफेंसिंग और जमीन को खेती योग्य बनाने के साथ एकीकृत किसानी के लिए बंदोबस्त किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान के लिए उद्योगों को पूंजी सहायता के संदर्भ में 5 मीट्रिक टन प्रति घंटे के हिसाब से 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि अमुक समय में कितना काम हुआ है और उसके हिसाब से क्षमता बढ़ाने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इस कदम से इन क्षेत्रों के प्रति उद्योग आकर्षित होंगे। भारत सरकार गन्ना किसानों के गन्ना बकाये का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने और कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरप्लस चीनी के निर्यात और चीनी को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रोत्साहन देने के लिए सक्रियता के साथ कदम उठा रही है। आइए देखते हैं गन्ना किसानों को राहत पर एक विशेष रिपोर्ट। भारत दुनिया में चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है।
देश में बढ़ते चीनी भंडार को कम करने के लिए सरकार को पिछले 2 वर्ष इसके निर्यात के लिए सब्सिडी की पेशकश करनी पड़ी। इससे नकदी की तंगी से जूझ रही चीनी मिलों को गन्ना उत्पादक किसानों के बकाये का भुगतान करने में मदद मिलने का रास्ता खुला। साथ ही गन्ना किसानों को सरकार के इस कदम से अच्छा फायदा भी होगा। देश में पिछले कुछ वर्षों में चीनी का उत्पादन घरेलू खपत से ज्यादा रहा है। केंद्र सरकार चीनी मिलों को सरप्लस चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और चीनी के निर्यात को सहज बनाने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करा रही है, जिससे उनकी लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार हो। पिछले 3 सत्रों में लगभग 6,02,000 मीट्रिक टन, 38 लाख मीट्रिक टन और 59,60,000 मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया गया। वर्तमान चीनी सत्र 2020-21 में सरकार चीनी के 60 लाख मीट्रिक टन निर्यात को सुगम बनाने के लिए 6,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से सहायता उपलब्ध करा रही है। 60 लाख मीट्रिक टन के निर्यात लक्ष्य की तुलना में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन के अनुबंधों पर हस्ताक्षर हुए। कुछ चीनी मिलों ने आगामी चीनी सत्र 2021-22 में निर्यात के लिए अग्रिम अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। चीनी के निर्यात से मांग आपूर्ति का संतुलन बनाए रखने और चीनी की घरेलू एक्स मील कीमतों को स्थिर रखने में सहायता मिली है। हमारी सरकार चीनी मिलों को अतिरिक्त गन्ने से इथेनॉल बनाने को प्रोत्साहित कर रही है, जिसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। इससे न सिर्फ हरित ईंधन का उद्देश्य पूरा होता है, बल्कि कच्चे तेल के आयात के मद में विदेशी मुद्रा की भी बचत होती है। मिलों का इथेनॉल की बिक्री से मिले राजस्व से चीनी मिलों को किसानों के गन्ना बकाया के भुगतान में भी सहायता मिलती है। वर्ष 2024-25 तक 60 LMT चीनी को इथेनॉल में परिवर्तित करने का अनुमान है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खेती और उससे जुड़े व्यवसायों को और बेहतर बनाने के लिए तरह तरह की तकनीक इजाद की जा रही है। ऐसी एक तकनीक है जीवित मत्स्य वाहक प्रणाली। एक ऐसी प्रणाली जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान भी मछलियों को जिंदा रखती है। इसे लुधियाना स्थित केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान यानी सीफेट ने तैयार किया है। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इस प्रणाली के बारे में।
मछली एक स्वादिष्ट भोजन है। ताजा मछली स्वाद को और भी बढ़ा देती है। मछली पालक अपने ग्राहकों को जिंदा मछलियां उपलब्ध नहीं करा पाते। वजह ये है कि बाजार तक ले जाने के दौरान ये रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं और किसान को मछली की पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती। केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना ने इस समस्या को दूर करने की कोशिश की है। जीवित मत्स्य वाहक प्रणाली यानी LFCS ग्राहकों तक जिंदा मछलियां पहुंचाने में सक्षम है। ये प्रणाली ई-रिक्शा पर स्थापित की गई है और DC पावर से चलती है, जिसमें 4 लेड एसिड बैटरी लगी हैं। एक बार चार्ज करने पर 500 किलो वजन को 80 किलोमीटर तक ले जा सकती है। धुलाई के दौरान मछली को जीवित रखने के लिए इसमें वातन यानी वायु संचारण, निस्पंदन यानी छानने की क्रिया और अमोनिया हटाने सहित सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर इसमें आधे से 1.5 किलो वजन वाली कार्प को ले जाया जाए तो 40 किलोमीटर की यात्रा के दौरान मृत्यु दर 1% से भी कम है। मजे की बात ये है कि ये वाहन मीठे और खारे दोनों तरह के पानी की मछलियों के लिए उपयोगी है। फिलहाल ये वाहन एक बार में 100 किलो तक जीवित मछली ले जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसकी ढुलाई क्षमता बढ़ाई जा सकती है। खुदरा बाजार तक जीवित मछली ले जाने के अलावा इसका उपयोग मछली पालन के लिए बीज को तालाब तक ले जाने में भी हो रहा है। साथ ही इसका उपयोग प्रजनन के लिए जीवित ब्रूड फिश, कारोबारी उद्देश्यों के लिए सजावटी मछली, अनुसंधान वगैरह और संरक्षण उद्देश्यों के लिए जीवित मछली परिवहन के रूप में किया जा सकता है। कई मछली पालक इसे चलती फिरती दुकान के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कृषि विकास में आगे के संवर्धन के लिए इस तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय कोष ने भी स्वीकार किया है। पूरी प्रणाली सहित फिलहाल वाहन की लागत करीब 2 लाख रुपए है। पेबैक की अवधि सिर्फ 2.5 महीना है, जबकि रियायती पेबैक की अवधि 3.5 महीने। इस प्रणाली में स्वचालित वातन, निस्पंदन और वाष्पीकरणीय शीतलन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ये पानी बचाने में भी कारगर है। पारंपरिक प्रणालियों के मुकाबले इस प्रणाली में 50% पानी की बचत हो जाती है। इसे चलाना आसान है और सिर्फ एक ही मजदूर काफी है, जबकि परंपरागत प्रणाली में 4 से 5 मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इस तरह ये वाहन कम खर्चीला और पर्यावरण हितैषी है। साथ ही उपभोक्ताओं को ताजा और गुणवत्तापूर्ण मछलियों की आपूर्ति करा देता है। मछली पालन के क्षेत्र में महिलाएं काफी संख्या में हैं। इसे महिलाओं के अनुकूल भी बनाया गया है। 1 या 2 महिलाएं भी आसानी से इसका संचालन कर सकती हैं। हल्दी हमारी थाली का तो हिस्सा है ही, इसके औषधीय गुण इसे और भी खास बनाते हैं और ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में भी अपनाई जा रही है। वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी किस्म इजाद की है जो किसानों को माला माल कर सकती है और इसका नाम है प्रतिभा। नाम से ही नहीं, गुणों से भी इस हल्दी में प्रतिभा ही प्रतिभा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में हल्दी से कैसे माला माल हो रहे हैं हमारे किसान। हल्दी में सड़न की बड़ी समस्या आती है, लेकिन प्रतिभा किस्म इस मामले में कमाल की है। इसमें ये ऐब नहीं के बराबर है। केरल के कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने इसे खुली परागी संतति सिलेक्शन के जरिए तैयार किया है। हल्दी जगत में प्रतिभा की जो प्रतिष्ठा है वो शायद किसी और किस्म की नहीं है। आंध्र प्रदेश में बहुत से किसान प्रतिभा की खेती कर रहे हैं। राज्य के विजयवाड़ा में चंद्रशेखर आजाद को तो प्रतिभा किस्म ने नाम और दाम दोनों दिए हैं, बल्कि इलाके में इस किस्म को बोने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। कई साल की मेहनत के बाद वो अब 2 लाख रुपए लगाकर 14 लाख रुपए कमा रहे हैं। प्रतिभा किस्म से हुई जबरदस्त कमाई से ही उन्हें आंध्र प्रदेश में हल्दी की खेती का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। दरअसल विजयवाड़ा में हल्दी प्रमुख फसलों में गिनी जाती है। यहाँ आमतौर पर दुग्गिराला, कडप्पा, अरमूर और टेकुरपेट जैसी स्थानीय किस्में बोने का रिवाज है। इन किस्मों से बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता था और बीमारियों की समस्या भी ज्यादा थी। फिर विजयवाड़ा में नई किस्म प्रतिभा की एंट्री हुई।
और देखते ही देखते ये किसानों की पसंदीदा किस्म बन गई। अगर आपको अच्छी कमाई करनी है तो फिर जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। विजयवाड़ा में किसान ऐसा ही कर रहे हैं। वो जल्द पकने वाली फसल बो रहे हैं, बेहतर जल निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता की रोपाई कर रहे हैं। इससे बीज वाली गांठों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के किसान खेती की मेड़ और खांचा विधि का प्रयोग कर रहे हैं। फसल बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं में सुपर फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट, गन्ना फिल्टर केक, जैव सुधारक और जैव उर्वरकों का उपयोग किया जा रहा है। कंदों की खुदाई बैलों से हो रही है। साफ की गई गांठों को बड़े बड़े बॉयलर में उबालने के बाद 20 दिनों तक धूप में सुखाया और फिर मैकेनिकल पॉलिशर की मदद से पॉलिश की जा रही है। कोझिकोड अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक हल्दी किसानों के लगातार संपर्क में हैं और कोई समस्या आने पर तुरंत समाधान सुझाते हैं। संस्थान का मानना है कि अगर किसान ज्यादा पैदावार देने वाले उन्नत किस्में लगाएं और फसल प्रबंधन के वैज्ञानिक तरीके अपनाएं तो खेती से कभी नुकसान नहीं होगा। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साथ ही देश के किसानों व कृषि वैज्ञानिकों के सफल प्रयत्नों के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन व उत्पादकता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कृषि शिक्षा और कृषि विश्वविद्यालय की भूमिका बढ़ जाती है ताकि भविष्य में आने वाले युवा किसानों को और बेहतर बनाया जा सके। बीते दिन आयोजित हुए राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत किया। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का स्थापना दिवस समारोह दिनांक 19 अगस्त 2021 को राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के 13वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आयोजन को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा, केंद्र व मध्य प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के कठोर परिश्रम व वैज्ञानिकों की कुशलता का ही नतीजा है कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश दिनों दिन प्रगति कर रहा है। कृषि क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए श्री तोमर ने किसानों, वैज्ञानिकों तथा मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि के विद्यार्थियों से ज्ञान का उपयोग खेती के विकास के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आमतौर पर कृषि विद्यार्थियों को अच्छी नौकरी की चाहत रहती है, लेकिन वैज्ञानिकों व अन्य जिम्मेदार लोगों को इनसे संवाद करके इन्हें पढ़ाई पूरी होने के बाद कृषि के क्षेत्र में ही काम करते हुए अपनी जमीन होने पर खेती करने, कृषक उत्पादक संगठनों से जुड़ने, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुँचाने सहित खेती को आगे बढ़ाने के दायित्व निभाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सेवानिवृत्त कृषि कर्मियों की सेवाओं का लाभ भी खेती की प्रगति के लिए लिया जा सकता है। इन्होंने बताया कि चंबल ग्वालियर के बीहट क्षेत्र में खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार से बात की गई है। वहीं अंचल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए समिट की गई है। कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार गांव गरीब किसानों की उन्नति पर बल दिया है।
उनकी कोशिश है कि ये वर्ग नए भारत के निर्माण, आत्मनिर्भर भारत बनाने में योगदान दे सके। आज हमारा देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अतिशेष बन चुका है। अनेक कृषि उत्पादों के संबंध में दुनिया में भारत नंबर 1 या 2 पर है। आवश्यकता इस बात की है हमारे किसानों को अच्छा बाजार व उचित दाम मिले, जिसके लिए प्रोसेसिंग सुविधाओं की जरूरत है। इस दिशा में सरकार सब्सिडी देने सहित योजनाओं के जरिए काम कर रही है। गांवों खेतों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रा फंड लाया गया है, जिसमें अभी तक 4000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है व काम भी प्रारंभ हो गया है। इसका लाभ उठाने में मध्य प्रदेश अग्रणी है। पशुपालन, मछली पालन, हर्बल खेती, छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने सहित अन्य कार्यों के लिए भी मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार के 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेजों का लाभ उठाना चाहिए। केंद्र हरदम राज्य के साथ है। उन्होंने कहा कि कोविड के समय पूरी दुनिया में प्रतिकूलता थी, इसके बावजूद देश भर के किसानों ने बम्पर उत्पादन किया, सरकार ने भी उपार्जन किया और खेती की अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही तथा एक बार फिर कृषि क्षेत्र ने अपनी प्रासंगिकता सिद्ध की है। कृषि क्षेत्र हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में 2 हेक्टेयर से कम रकबे वाले 80% से ज्यादा किसान हैं, जिन्हें मुनाफे में लाने व उनकी प्रगति के लिए उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़ने, महंगी फसलों की ओर आकर्षित होने, उनके उत्तम उत्पादों को मार्केट लिंक मिलने के लिए प्रयासों की जरूरत है। केंद्र सरकार इस संबंध में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दलहन तिलहन की दृष्टि से और काम करना बाकी है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर देश में दलहन का उत्पादन बढ़ा है, तिलहन में भी रकबा बढ़ा है। वहीं खाद्य तेल का आयात कम करने के लिए भी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है। केंद्र सरकार पाम ऑयल का आयात घटाना चाहती है, जिसके लिए 11,000 करोड़ रुपए के खर्च से राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे पूर्वोत्तर के राज्यों की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा व किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। मिशन से पाम ऑयल की खेती को अनुकूल क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा। इन्होंने पोषक अनाज को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि पहले ज्वार, बाजरा आदि घर घर की रसोई के हिस्से होते थे। अब फिर ऐसी स्थिति बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मिलेट्स को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और भारत के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मिलेट्स ईयर मनाना तय किया है। केंद्र ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी तक पोषक अनाज पहुंचाने का लक्ष्य है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका पूरा फायदा हो सके। इसी के साथ ही आज के हमारे आत्मनिर्भर भारत खबर खेती की कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि इस QR कोड को आप स्कैन करें। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।